हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं कपिल कुमार। आज फिर मैं आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ। कैसे हो स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे स्टूडेंट। आज के लेक्चर में, आज ये जो लेक्चर स्टार्ट होगा, ये केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन का लास्ट लेक्चर है स्टूडेंट, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और लास्ट क्लास में यानी कि लास्ट लेक्चर में हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके बाद फिर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसका एप्लीकेशन क्या है, इसे हमें आज देखना है, ठीक है स्टूडेंट। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना देर किए। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें? यूज़ ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सब एक ही है उसका मतलब। तो यूज़ ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर आइडेंटिफाइंग द पॉजिटिव रेडिकल्स इन ए सॉल्ट बाय एनालिसिस द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेशन। यहाँ पर ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है यानी कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इस रिएक्शन में मेनली हम ये देखेंगे कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो इनसॉल्युबल बनेगा और कलर्ड प्रोडक्ट बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि हर कैटायन का, यहाँ पर हम ये देखेंगे हर कैटायन का कलर अपना अपना अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा कैटायन प्रेसिपिटेट हुआ है, ठीक है। मेनली ये रिएक्शन में हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर याद रखो स्टूडेंट, सॉल्ट यहाँ पर लिया जाता है और सॉल्ट के साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है यानी कि अल्कली NaOH, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर लिया गया FeSO4। FeSO4 एक सॉल्ट है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है यानी कि अल्कली, ठीक है। इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है? FeOH का होल ट्वाइस प्रेसिपिटेट हो रहा है यानी कि इनसोल्यूबल है, प्लस Na2SO4। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ स्टूडेंट? हर एक रिएक्शन को हमने क्या किया? आयोनाइज करके आयंस को ब्रेक करके दिखाया आपको, ठीक है। इसके पिछले के लेक्चर में, ठीक है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर के लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर है फर्स्ट आप लोगों का, उसमें हमने लास्ट 2 लेक्चर यानी कि 5 और 6 लेक्चर में केमिकल फॉर्मूला कैसे ड्रॉ किया जाता है इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवाए हैं, ठीक है। उसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, जाकर के, ठीक है। सारे लेक्चर को आप मेंटेन करिए हमारे, ठीक है, देखिए आप अच्छे से, ठीक है, तभी सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, तो FeSO4 अगर ब्रेक होगा तो FeSO4 कैसे ब्रेक होगा? Fe2+ और SO4 2- में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 2+ है, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आपको? और NaOH कैसे ब्रेक करेगा? Na+ और OH- में। Fe2+ जो है ये किसके साथ कंबाइन करने वाला है? यहाँ पर आयन क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। यानी कि Fe2+ जो है वो OH- के साथ में क्या वो कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने के बाद वैलेंसी एक दूसरे की को क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है। यानी कि वैलेंसी क्या होती है? इंटरचेंज। आयरन की वैलेंसी OH के नीचे और OH की वैलेंसी आयरन के नीचे, यानी कि फॉर्मूला पर क्या बना इसलिए FeOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। और कलर क्या होता है इसका स्टूडेंट? डर्टी ग्रीन। यानी कि आयरन की वैलेंसी जब 2+ रहेगी तो उसका कलर क्या होगा? डर्टी ग्रीन रहेगा, ठीक है, याद रखना स्टूडेंट। इसके बाद FeCl3 प्लस NaOH। FeCl3 कैसे ब्रेक होगा स्टूडेंट? Fe के नीचे नहीं कुछ तो यानी कि 1 रहता है, ठीक है स्टूडेंट। Fe के नीचे नहीं कुछ तो यानी कि 1 रहता है, यानी कि ये अगर वापस से ब्रेक होगा तो Fe की वैलेंसी Fe3+ हो जाएगी, और जो आयरन के नीचे 1 है ये वैलेंसी किसकी हो जाएगी? क्लोरीन की। और हम जानते भी स्टूडेंट, पहले पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो Fe3+ प्लस Cl- और NaOH कैसे ब्रेक करेगा? Na+1 और OH1-। Fe3+ OH- के साथ कंबाइन करेगा तो वैलेंसी क्या होगी? एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होगी। Fe और OH- कंबाइन करेंगे, Na+ और Cl- कंबाइन करेंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट कैसे कंबाइन होते हैं? बताए थे पहले आपको पिछले लेक्चर में। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट? FeOH का होल थ्राइस, यानी कि Fe की वैलेंसी 3+ यानी कि 3, ये OH के नीचे जो लिखा गया यहाँ पर, और OH की वैलेंसी यानी कि 1, ये आयरन के नीचे, जो कि आयरन के नीचे होती है 1, लेकिन लिखा नहीं आता है, ठीक है, समझा जाता है कि वहाँ 1 है, प्लस NaCl। FeOH का होल थ्राइस प्रेसिपिटेट बन जाता है, यानी कि इंसोल्यूबल है वाटर में, घुलता नहीं पानी में, और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। इसके बाद फिर कौन सी रिएक्शन है स्टूडेंट? CuSO4 प्लस NaOH। CuSO4 कैसे ब्रेक करेगा? Cu2+ और SO4 2- में, और Na+ और OH- में NaOH। Cu2+ OH- के साथ कंबाइन करेगा तो क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट? CuOH का होल ट्वाइस, ये ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू कलर का, पेल ब्लू कलर, ठीक है। और Na+1 और SO4 2- ये हम बार बार कर क्या रहे हैं? यहाँ पर इंटरचेंज कर रहे हैं वैलेंसी को, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी सल्फेट के नीचे, सल्फेट की वैलेंसी सोडियम के नीचे, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट? Na2SO4, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ZnSO4 प्लस NaOH, ठीक है, तो ZnSO4 कैसे ब्रेक करेगा स्टूडेंट? Zn2+ और SO4 2-, ठीक है।
NaOH कैसे ब्रेक करेगा, Na प्लस और OH माइनस, Zn2 प्लस और OH माइनस कंबाइन करने से क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट, वैलेंसी एक्सचेंज होगी एक दूसरे की, तो ZnOH का होल ट्वाइस प्रेसिपिटेट हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस Na2SO4, ये सोल्यूबल सॉल्ट है, ये इनसोल्यूबल बन गया, ठीक है, बेस एक तरह से, हाइड्रोक्साइड है ना ये, तो यहाँ से क्या बन गया स्टूडेंट, जेलाटिनस वाइट होता है, कलर क्या होता है इसका, जेलाटिनस वाइट होता है, याद रखना। जिंक कैटायन का कलर क्या होता है, जेलाटिनस वाइट, तो ये प्रेसिपिटेट भी क्या बना रहा है, जेलाटिनस वाइट, ठीक है। इसके बाद क्या स्टूडेंट, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट को ब्रेक कैसे किया जाता है, Pb की वैलेंसी वापस से जो नाइट्रेट के नीचे है 2 प्लस मिल जाएगी, और Pb के नीचे यानी कि 1 होता है, यानी कि नाइट्रेट की वैलेंसी क्या है, NO3 1 माइनस, ये तो डायरेक्टली आपको याद रखना है, हम लिखवा भी चुके हैं, ठीक है, सारे याद कर लो रेडिकल्स, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेडिकल्स याद रखना है, ठीक है, आपको सारे रिएक्शन आपको समझ में आ जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। रेडिकल याद करो, उसके बाद केमिकल फॉर्मूला कैसे हमने ड्रॉ किया उस लेक्चर को देखो आप अच्छे से, और अपने मन से भी कुछ प्रैक्टिस करो आप, ठीक है, ये सारे समझ में आएंगे आपको फिर, ठीक है। Na प्लस यानी कि NaOH यानी कि क्या, Na+1 और OH -1, और इसके बाद फिर लेड की वैलेंसी क्या है, Pb2 प्लस, और ये किसके साथ कंबाइन होने वाला है, दूसरे एनायन के साथ में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Pb2 प्लस और OH माइनस जब एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के आयन, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, PbOH का होल ट्वाइस प्रेसिपिटेट, और कलर क्या होता है इसका स्टूडेंट, चौकी वाइट होता है, ठीक है, और साथ में क्या फॉर्म हो रहा है, Na+1 NO3 -1 क्या फॉर्म करेगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर दिखाया गया स्टूडेंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या दिखाया गया, इनसोल्यूबल बेस को लिया गया और एसिड को लिया गया डाइल्यूट कंडीशन में, यानी कि वाटर है उसमें एक्वस कंडीशन में, इससे क्या फॉर्म होगा, सोल्यूबल सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। इनसोल्यूबल बेस यानी कि बेस है ये, एसिड बेस हमेशा क्या फॉर्म करता है स्टूडेंट, सॉल्ट और वाटर, सिंपल सी बात है। तो इनसोल्यूबल बेस क्या होते हैं स्टूडेंट, इनसोल्यूबल बेस सारे होते हैं एक्सेप्ट, देखो सोल्यूबल बेस कौन सा होता है याद रखो पहले, सोल्यूबल बेस कौन कौन बनाता है मेटल, सिर्फ सोडियम बनाता है, पोटेशियम बनाता है और अमोनियम आयन बनाता है, ठीक है, ये सोल्यूबल बेस बनाते हैं, बाकी सारे क्या है, इनसोल्यूबल बेस बनाते हैं, कॉपर हो, जिंक हो, ये सब क्या है, आयरन हो, ठीक है, लेड हो, ये सब क्या बनाते हैं, इनसोल्यूबल बेस बनाएंगे। इनके ऑक्साइड हो, मतलब ये सारे मेटल के ऑक्साइड या इन सारे मेटल के हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या बनाएंगे, इनसोल्यूबल बेस बनाएंगे, ठीक है। मेटल हमेशा बेस फॉर्म करता है, मेटल का ऑक्साइड या मेटल का हाइड्रोक्साइड उसे बेस कहते हैं, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड कैसे ब्रेक किया स्टूडेंट, कॉपर ऑक्साइड एक इनसोल्यूबल बेस है, Cu2 प्लस और O2 माइनस। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे ब्रेक किया हम, SO4 के नीचे नहीं कुछ तो यानी कि 1 रहता है, ये 1 वैलेंसी किसकी है, हाइड्रोजन की, वापस हाइड्रोजन को मिल गई, और जो हाइड्रोजन के नीचे 2 है वो वैलेंसी किसकी होगी, SO4 2 माइनस की। अब वापस से क्या करो, आयन को एक्सचेंज करो, कॉपर की वैलेंसी 2 प्लस और सल्फेट की वैलेंसी SO4 2 माइनस, अब दोनों को कंबाइन करो कॉपर सल्फेट को, तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा, 2 कॉपर की वैलेंसी 2 सल्फेट के नीचे, सल्फेट की 2 वैलेंसी कॉपर के नीचे, 2 से 2 कैंसिल आउट, सिंपल क्या बन जाएगा, SuSO4 प्लस H प्लस और O2 माइनस, ये क्या बन जाएगा, वाटर। PbO कैसे ब्रेक करेगा स्टूडेंट, Pb2 प्लस और O2 माइनस, क्योंकि इसके नीचे 1 1 होता है, ठीक है, लेकिन समझाया जाता है सिर्फ 1 1, लेकिन एक्चुअल में 1 1 नहीं होता है 2 2 होता है, ठीक है। इनके नीचे क्या है, 2 2 वैलेंसी है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कभी भी 1 नहीं हो सकती है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ये मान लो कि इनके नीचे क्या है, 2 2 है, यानी कि लेड की वैलेंसी 2 प्लस और ये जो लेड के नीचे है 2, ये O2 माइनस है, ठीक है। क्योंकि 1 1 ये वापस से कैंसिल आउट होने के बाद क्या हो जाता है, PbO हो जाता है, समझ में आ रहा है। लेकिन रियल में क्या होता है, इनकी वैलेंसी 2 प्लस और 2 माइनस, ठीक है, लेड की 2 प्लस और O की 2 माइनस। HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, इसको अगर ब्रेक किया जाए तो NO3 पार्ट जो है ये अलग सेपरेट होगा, यानी कि NO3 1 माइनस फॉर्म में, और H प्लस जो है वो अलग सेपरेट होगा। लेड किसके साथ कंबाइन होने वाला है स्टूडेंट, नाइट्रेट के साथ में, वैलेंसी दोनों की एक्सचेंज होगी, क्या बन जाएगा, लेड नाइट्रेट, और H प्लस O2 माइनस क्या फॉर्म होगा, H2O वाटर। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। इसके बाद अगर हम बात करें आपसे, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस H2O है, H2SO4, कॉपर हाइड्रोक्साइड और लेड हाइड्रोक्साइड लिया गया यहाँ पर, ये भी क्या इनसोल्यूबल बेस है हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड कैसे ब्रेक करेगा, Cu2 प्लस और OH माइनस 1, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी जो है वो हाइड्रोक्साइड के नीचे है, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी यानी कॉपर के नीचे, इसके नीचे 1 है, नहीं कुछ तो वापस से वैलेंसी एक्सचेंज करो और सेपरेट कर दो इनको, Cu2 प्लस और OH माइनस में। सल्फ्यूरिक एसिड को भी सेपरेट कैसे करना है हमें, H+1 और 2 वैलेंसी किसके, इसके नीचे सल्फेट की वैलेंसी है, SO4 2 माइनस। समझ में आ रहा है कैसे होता है, कैसे सेपरेट किया जाता है रेडिकल्स को वापस से। अब इसके बाद आपको करना क्या है, कंबाइन करा देना है, ठीक है, रेडिकल्स को, यानी कि Cu2 प्लस कंबाइन किसके साथ होने वाला है, सल्फेट के साथ में, तो क्या फॉर्म होगा, कॉपर सल्फेट,
H+1 जो यहाँ पर है स्टूडेंट, ये कंबाइन होने वाला है OH माइनस के साथ में, क्या बनाएगा यहाँ पर वाटर, H+ और OH माइनस क्या फॉर्म करेगा, H2O, सिंपल सी बात है। इसके बाद लेड हाइड्रोक्साइड प्लस HNO3, लेड हाइड्रोक्साइड यानी कि Pb2+ और OH-1, इसको ब्रेक करोगे तो H+1 और NO3-1। लेड के साथ में क्या कंबाइन होगा, नाइट्रेट, यानी क्या फॉर्म करेगा, PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। और H+1 और OH-1 क्या फॉर्म करेगा, H2O। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आपको, आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को। सोल्यूबल बेस अगर हो और एसिड हो, पहले क्या लिया गया था, इनसोल्यूबल बेस लिया गया था और एसिड लिया गया था, अब क्या लिया जा रहा है, सोल्यूबल बेस और एसिड प्लस सोल्यूबल सॉल्ट प्लस H2O फॉर्म हो रहा है, ठीक है। क्या फॉर्म हो रहा है, सोल्यूबल सॉल्ट और H2O फॉर्म हो रहा है। सोल्यूबल बेस यानी कि कौन बनाते हैं सोल्यूबल बेस, सोडियम बनाएगा, पोटेशियम बनाएगा और अमोनियम बनाएगा, ठीक है। ये सब क्या बनाएंगे, सोल्यूबल बेस बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। अब इनके साथ में हम क्या ऐड करेंगे, एसिड ऐड कर देंगे। तो NaOH के साथ में एक एसिड ऐड कर दिया HCl, ये सब डाइल्यूट कंडीशन में एसिड है, सब सारे क्या है डाइल्यूट कंडीशन, वाटर में यानी कि ये सब रिएक्शन हो रही है, ठीक है, वाटर भी एडेड है। आ रहा है समझ में। तो NaOH कैसे ब्रेक करेगा, Na+OH-, HCl कैसे ब्रेक करेगा, H+ और Cl-। Na+ किसके साथ कंबाइन करने वाला है, Cl- के साथ में, क्योंकि आयंस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। इसका कैटायन दूसरे एनायन के साथ जाएगा और इसका कैटायन इस वाले एनायन के साथ कंबाइन करेगा, ऐसे होता है, ठीक है। तो NaCl यहाँ पर फॉर्म होगा वैलेंसी एक्सचेंज होने के बाद में, H+1 OH-1 क्या बनाएगा स्टूडेंट, H2O बनाएगा। इसी तरह से KOH और HNO3 अगर लिया जाए, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसे ब्रेक करेगा, K+1 और OH-1 में, और HNO3 कैसे ब्रेक करेगा, H+1 और NO3-1 में ब्रेक करेगा। K+1 NO3-1 के साथ में कंबाइन करने के बाद क्या फॉर्म करेगा, KNO3, H+ और OH- कंबाइन करने से क्या बनाएगा, H2O। इसके बाद स्टूडेंट क्या रिएक्शन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे ब्रेक करेगा स्टूडेंट, इसके नीचे क्या रहता है, 1, समझ में आ रहा है, और अमोनियम को भी तुमको 1 लेना है यहाँ पर। तो NH4+1 और OH- में ये ब्रेक करेगा। अमोनियम आयन जानते हो क्या होता है, उसका रेडिकल्स का चार्ज +1, NH4+1 और OH-1। HCl कैसे ब्रेक करेगा, H+1 और Cl-1 में। अमोनियम आयन जो है स्टूडेंट, ये Cl-1 के साथ में कंबाइन करेगा और क्या फॉर्म करेगा, NH4Cl +1 एक दूसरे के नीचे इंटरचेंज होगा वैलेंसी, तो 1 को लिखा नहीं आता है, अमोनियम क्लोराइड लिखा गया इसलिए। H+1 और OH-1 क्या फॉर्म करेगा, H2O। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को। तो आई होप आपको ये रिएक्शन क्लियरली समझ में आ रहे हैं, कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं, ठीक है, क्योंकि बुक में ये डायरेक्टली दे दिया जाता है बुक में, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, हर एक रिएक्शन को क्या किया, सेपरेट किया है रेडिकल्स के फॉर्म में, फिर से एक्सचेंज करवाया, तो वहाँ से क्लियरली समझ में आता है कि कैसे रिएक्शन होता है रियल में, ठीक है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है रिएक्शन समझने में, कैसे रिएक्शन हो जा रहा है, ठीक है। एनर्जी चेंजेस इन ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में एनर्जी कैसे चेंज होता है, ठीक है, ये हमें देखना है। देखो, एनर्जी चेंजेस इन ए केमिकल रिएक्शन इज द डिफरेंस बिटवीन द केमिकल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट। कोई ये एनर्जी चेंजेस यानी ये होता है कि देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी या तो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, या तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। देखो, केमिकल एनर्जी होता क्या है, केमिकल एनर्जी होता है क्या है, केमिकल एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी होती है और प्रोडक्ट की अपनी एनर्जी होती है, ठीक है। तो इन दोनों का जो एनर्जी होता है, इसके डिफरेंस को कहते हैं डिफरेंस इन केमिकल एनर्जी। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर स्टार्ट किया गया पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, ये वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। समझ में आ रहा है, यानी कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है उस केस में, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दिखाया गया, बहुत सारे रिएक्शन दिखाए गए हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। ऐसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या फॉर्म हो रहा है, अमोनिया, तो ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। H2 + O2 क्या फॉर्म हो रहा है, H2O, ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अमोनिया प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O, यहाँ पर भी क्या हम देख रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है। ये सब रिएक्शन याद रखना स्टूडेंट, पूछा था एग्जाम में, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन विथ एग्जाम्पल, रिएक्शन के साथ में आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अगर हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन स्टूडेंट जो होता है, ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। एनर्जी इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट पहले एब्जॉर्ब कर लेता है, रिएक्टेंट जो होता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद ये क्या बनाता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट तब बनाता है। एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है इसमें पहले, ठीक है, तभी रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा, तभी केमिकल रिएक्शन होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। और इसमें रिएक्शन कौन कौन सी, N2 + O2, इसमें एनर्जी लग रहा है, क्या फॉर्म हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन प्लस H2O, इसमें भी एनर्जी जब भी दी जाएगी तो उसे लेफ्ट में लिखा जाएगा, और एनर्जी जब रिलीज होती है उसको राइट साइड में लिखा जाता है। ये नोटिस कर रहे हो ना स्टूडेंट आप लोग, यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में लिखा गया, यानी कि एनर्जी इसमें लग रहा है रिएक्टेंट में प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए। समझ में आ रहा है। और सारे कार्बोनेट वाले रिएक्शन, यानी कि जितने भी मेटल कार्बोनेट होते हैं
उनको जब भी हीट देना पड़ता है, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, मेटल ऑक्साइड में और CO2 में। जितने भी मेटल कार्बोनेट है, इस पहले भी हम देख चुके हैं स्टूडेंट, जितने भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसमें हीट देना पड़ रहा था हमें, ठीक है, वो सारे रिएक्शन क्या है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही थी, तब जाकर के आगे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा था, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। इसके बाद क्या है, कंडीशन फॉर द केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज का क्या कंडीशन है, डिफरेंट फैक्टर विच ब्रिंग्स अबाउट द केमिकल चेंजेस। कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिससे केमिकल चेंजेस होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं, इसे हमें पढ़ना है। सबसे पहले क्या है स्टूडेंट, बाय क्लोज कॉन्टैक्ट। सबसे पहली बात यह है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट, क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट। पहला इसमें क्या आता है, क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी कि जो भी पार्टिकल रिएक्टेंट्स के हैं वो बहुत ही क्लोज होने चाहिए एक दूसरे के, क्योंकि क्लोज होने से क्या होता है, उनके पार्टिकल में क्या होता है, कोलिजन होता है आपस में, ठीक है। रिएक्टेंट के पार्टिकल क्या होते हैं, कोलाइड करते हैं आपस में। जब तक कोलिजन नहीं होगा ना आपस में, यानी कि क्लोज कॉन्टैक्ट जब तक नहीं रहेगा, तो फिर प्रोडक्ट बनना पॉसिबल नहीं है, समझ लो, ठीक है। आ रहा है समझ में। और नो रिएक्शन कैन टेक प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट इफ केप्ट अपार्ट, फार अपार्ट, ठीक है। अगर कोई भी रिएक्शन जो है नहीं होगा, अगर रिएक्टेंट के पार्टिकल्स अगर बहुत दूर दूर है, इसका मतलब ये हुआ रिएक्टेंट के अगर पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं, अगर वो कोलाइड ही नहीं कर रहे हैं, क्लोज आ ही नहीं रहे, तो केमिकल रिएक्शन फिर वहाँ पर नहीं हो सकता है, यानी कि प्रोडक्ट वहाँ पर नहीं बनेगा। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये इंक्रीज कब होता है, यानी कि रिएक्शन फास्ट कब होता है, बहुत फास्ट रिएक्शन तब होगा जब भी किसी भी रिएक्टेंट को आप पाउडर कर दो। पाउडर करने से क्या होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। एग्जाम्पल समझो पहले स्टूडेंट, जैसे मान लो तुमसे कहा जाए एक कोल लिया जाए, कोयला, अगर उसे आप बर्न करो, ठीक है, तो देखोगे बर्न बहुत देर में होगा वो, ठीक है। लेकिन अगर उसी कोल को क्या करो, बड़े से कोल को पीस को, बड़े पीस जो होता है कोल का, कोयले का, उसको क्या करो, पाउडर फॉर्म में कर दो, ग्राइंड कर दो उसको, ठीक है, क्रश कर दो। तो जो पाउडर फॉर्म मिलेगा ना, उसमें अब अगर आप उसको जलाना स्टार्ट करो, ठीक है, बर्न करना स्टार्ट करो, तुरंत उसमें आग पकड़ लेगा, ठीक है, यानी कि तुरंत फास्ट क्या होगा, उसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसको पाउडर फॉर्म में कर दिया, कोल को, बड़े से कोल का जो पीस था उसको पाउडर फॉर्म में कर दिया। पाउडर फॉर्म करना यानी कि उसके सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, रिएक्टेंट के सरफेस एरिया को हमने क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसलिए रिएक्शन की रेट क्या होगी, बढ़ गई, फास्ट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ये मतलब हुआ। इसके बाद क्या स्टूडेंट, यही यहाँ पर लिखा गया है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ सब्सटेंस बाय पाउडरिंग और बाय ग्राइंडिंग, जो हम बताया अभी आपको। कॉन्टैक्ट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कॉन्टैक्ट, हाँ देखो सॉल्यूशन में भी क्या होता है, रिएक्शन फास्ट होता है, समझ में आ रहा है। अगर मान लो आप सॉलिड स्टेट में करते हो रिएक्शन, ठीक है, पाउडर फॉर्म में करना पड़ेगा, रिएक्शन तब फास्ट होगा। लेकिन अगर मान लो सॉल्यूशन में रिएक्शन करते हो तो भी क्या होता है, फास्ट रिएक्शन होता है। तो इन लिक्विड स्टेट द मॉलिक्यूल्स और आयंस आर इन ए स्टेट ऑफ मोशन। हाँ, लिक्विड स्टेट में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स या आयंस जो होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, मोशन स्टेट में रहते हैं, मूव करते रहते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट में पार्टिकल मूव नहीं करते अपने उनसे। लिक्विड या गैस स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल मूव करते हैं बहुत फास्ट, ठीक है। गैस में तो और ज़्यादा पार्टिकल मूव करते हैं, यानी कि गैस में और ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अगर गैस स्टेट में कोई भी सब्सटेंस हो तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन और फास्ट होती है, समझ में आ रहा है। सॉलिड में सबसे कम होगी और लिक्विड में इंटरमीडिएट में होगी, ठीक है। लिक्विड के पार्टिकल मूव करते हैं लेकिन गैस के ऐसे नहीं मूव कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, इन ये क्लोज कॉन्टैक्ट इज स्टेबलाइज मोर क्विकली बिटवीन द रिएक्टेंट पार्टिकल्स बाय टेकिंग एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म। बहुत अच्छे से रिएक्शन होगा अगर मान लो रिएक्टेंट में कोई सा भी एक क्या हो, लिक्विड स्टेट में हो रिएक्टेंट, ठीक है, तो फास्ट रिएक्शन होगा उसका, ठीक है। ये सारे फैक्टर हैं सारे। बाय सप्लाई एनर्जी, अगर आप एनर्जी सप्लाई करते हो तो भी क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट क्या होता है, प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ, बहुत जल्दी होता है रिएक्शन, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर है एनर्जी के सप्लाई करने के, हीट जैसे हम देते हैं, ठीक है, लाइट देते हैं, याद करो ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने लाइट दिए थे। इलेक्ट्रिसिटी कब दिया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, पहले हम पढ़ा चुके हैं स्टूडेंट आप लोगों को। हीट यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें हीट दिया जाता है। प्रेशर भी फैक्टर होता है, ये अमोनिया जब हम फॉर्म किए थे, ठीक है, अमोनिया जब हम फॉर्म किए थे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, तो उस कंडीशन में प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। कैटलिस्ट भी क्या करता है, रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है रेट को, ठीक है। मान लो कोई रिएक्शन अगर 1 घंटे में होना है तो कैटलिस्ट को ऐड करने से क्या होता है, कैटलिस्ट जो है उसको 10 मिनट में कंप्लीट कर देगा, यानी कि आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। कैटलिस्ट का काम ये होता है। साउंड से भी क्या होता है, रिएक्शन होता है, बहुत सारे रिएक्शन क्या होता है, उसके लिए साउंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो रिएक्शन प्रोसीड कर जाता है आगे की तरफ, ठीक है। तो स्टूडेंट कैसा लगा हमारा लेक्चर आपको, ठीक है। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत समझ में आएगा अच्छे से। और स्टूडेंट स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारा सब कुछ देखा करिए आप लोग, ठीक है। सब कुछ समझना यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप कुछ भी स्केप कर देते हैं, मिस कर देते हैं, तो फिर कंसेप्ट आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा आपका पूरा, ठीक है, डाउट कुछ ना कुछ रह जाएगा फिर। तो पूरा फोकस करिए सारे लेक्चर में, ठीक है, और सारे लेक्चर आप देखिए, ठीक है। आ रहा है सर स्टूडेंट,
तो मैं कपिल कुमार, मैं फिर से आपसे मिलता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपसे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट, थैंक यू।